अगेन मतलब जो है वो मैं कहने लगा था कि आप लोगों को याद होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे ही कैमरे वाले कभी देखते हैं कभी नहीं देखते, तो हर दिन क्लास में अलग अलग ऑडियंस होते हैं। तो कल हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया था, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 4 हमारा चल रहा था। चैप्टर 5 के बाद हम चैप्टर 4 पे, आप लोग मेरे ख्याल में कुछ 3-4 दिन से गए थे। हमने चैप्टर 5 खत्म करने के बाद चैप्टर 4 में एंटर हुए थे। तो चैप्टर 4 में पिछले वीक जो है वो आवाम घबरा रही थी और उन्होंने एक दिन और मांग लिया था, जिसके बाद कल हमारे पास चैप्टर 4 में बड़ा कम था एरिया, लेकिन कल हम खींचते गए काफी। स्वॉट एनालिसिस हमने 3-4 कंपनियों के कर डाले, असल मूवर आ गई बीच में, PIA आ गई, और जो है ना वो फुल मतलब हमारे पास बहुत टाइम था कल। तो खैर वो ख़त्म हो गया। तो कल तक मैं जो बता रहा था सारे लोगों को वो ये था कि सबसे पहले है पोजीशन एनालिसिस, हम कहाँ हैं, फिर देखना है एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। अपना इंटरनल एक्सटर्नल जब देख लिया तो उससे अगला स्टेप ये है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, फिर उससे अगला स्टेप है आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। 3 फेजेस में स्ट्रेटेजी टूटी हुई है। चैप्टर 1 में जो एंड पे हम ओवरऑल मैप देखेंगे, तो अब चैप्टर 6 हमारा सेकंड फेज आ गया, व्हाट आर योर अल्टरनेट ऑप्शंस। हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज हैं, हम किस किस तरफ जा सकते हैं। हमें अपना भी समझ आ गया, हमें मार्केट का भी समझ आ गया, हमने पेस्टल भी देख लिया, हमने कंपेटिटर भी देख लिया, और हमने पोजीशन एनालिसिस भी कर ली। अगर हम गौर से देखें तो जो चैप्टर 2 है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस था, मोटा मोटा सा। चैप्टर 3 में हमने 3 और 5 में हमने टेक्निकली कंपटीशन को देखा कि कंपटीशन कंपेटिटर में हम कहाँ रैंक करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने अपनी पोजीशन को एनालाइज किया कि हम कहाँ हैं और किस तरह से। अब हमें समझ आ गया कि हमारी क्या औकात है, हमें समझ आ गया कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब दिस इज़ द टाइम वी हैव टू डिसाइड कि हमने किस पे खेलना है। हमने प्रोडक्ट पे खेलना है, हमने मार्केट पे खेलना है, हमने दोनों पे खेलना है, हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए। तो आज ये बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है जिसमें अब हम बताएंगे कि अब हम क्या प्लान करें, व्हाट आर द ऑप्शंस। पिछले किसी लेक्चर से किसी भाई का कोई सवाल? और यहाँ पे शायद वो डिवाइस नहीं रखी हुई, देखिए आपके पास है स्लाइड चेंजर, इसको सेंटर में कर दें आप जो है वो स्लाइड चेंजर। हाँ जी, कोई सवाल? किबला परेशान? अच्छा, आप वो वाले नहीं हैं, आपने कल भी बताया था कि आप वो नहीं है। एक और भाई थे पास पेपर पे परेशान थे, या आप पास पेपर पे परेशान थे? ठीक है, वो एक और भाई हैं। तो वो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, हर किसी की अलग नीड है, दिन बांटे हुए हैं, कभी कोई नज़र आ गया, कभी कोई नज़र आ गया। हाँ नहीं ठीक है, जाहिर है। इधर से फिर वो कॉल आई तो मैं चला गया। ओहो, ठीक। हाँ नहीं, बस कहने का मतलब ये है कि मैं बस चाह रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ फुल एक्टिव रहें, क्योंकि वो अल्टीमेटली ना फिर एंड पे वो रिकॉर्ड हुई हुई वीडियो में ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हम जिस तरह से इस वक्त 2 वे लेके चल रहे हैं ना, तो अच्छा ज़्यादा लोगों से एक फ़ायदा ये होता है कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, या कल को आप भी उसको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो फ़ायदा होगा कि हाँ भाई चीज़ें क्या हैं और किस तरह से चल रही हैं। कोई सवाल पोजीशन एनालिसिस से लेके कंपटीशन को लेके किसी किस्म का? ऑल डन? चलें आगे, चलें जी, थैंक यू। अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। अब टेक्निकली हमें अब देखना ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजीज की तरफ जा रहे हैं, हम रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं। एक पुल है और एक पुश है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दुनिया को क्या चाहिए, और एक तरफ आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कैपेबिलिटी से कंपिटेंस बनाऊं, या मैं देखूं कि मार्केट की क्या ख्वाहिश है और मैं अपने आप को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करूं। तो स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि ठीक है जी क्या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कौन सी मार्केट्स हैं जिन पे आप बेचना चाहेंगे, किस तरह से। और दूसरा आप रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटेजी भी चल सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड के ऊपर हम लोगों ने चैप्टर 4 में बड़ी थॉरो डिस्कशन की है। प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं कंपटीशन और सबसे ताल्लुक है, यानी अगर हम एक स्टेप आगे चलें तो एक अच्छी सक्सेसफुल जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, आप ये क्लियर करें कि आप कौन सी गेम में होंगे, आप कौन सी प्रोडक्ट कौन से मार्केट एरिया में परफॉर्म करना है। देन आप आइडेंटिफाई करें कि आप उसमें कौन सी जगह आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है।
देन एक ग्रोथ वेक्टर है कि आप देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करनी है, मार्केट में डेवलपमेंट करनी है, दोनों में डेवलपमेंट करनी है, या सिर्फ एक जगह रोके रोके अपने आप को ग्रो करना है। एंड देन फाइनली आपने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करें और आपकी स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को स्ट्रेंथ दे। दोबारा देख लेते हैं। नंबर 1, कौन सी प्रोडक्ट या मार्केट है जहाँ मुझे जाना चाहिए। नंबर 2, मेरे पास उस वाली प्रोडक्ट या मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है। नंबर 3, मुझे प्रोडक्ट पे काम करने हैं, मार्केट पे काम करना है, दोनों पे काम करना है, या सिर्फ अपने आप को ग्रो करना है। ये जो जिस वेक्टर का, जिस ग्रोथ वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनसफ मैट्रिक्स कहलाता है, बड़ा मशहूर है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। एंड फाइनली फिर हमने देखना है कि हम ये सारा कुछ करके अपने आप को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से ग्रो कर सकती हैं। तो इसमें टेक्निकली जो डिस्कशन है ना, वो है हमारी एक मैट्रिक्स के ऊपर, एनसफ मैट्रिक्स। आज हमारा जो लेक्चर का मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम टाइम है, वो इस मैट्रिक्स को डिस्कस करने में लगेगा। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक दफ़ा देखते हैं कि जो जनरल डिस्कशन है वो क्या है। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस अबाउट डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचेंगे, कौन से मार्केट या मार्केट सेगमेंट्स में होंगे, और हम उन प्रोडक्ट्स या मार्केट में कैसे आगे आएंगे। ये सियाको सबाक है, यूँ समझें एक प्री फेस सा है, यानी कि अगली डिस्कशन के लिए बेस बना रहे हैं। तो इसको बस एक दफ़ा सिर्फ आपने थोड़ा सा वो पढ़ के, वो आपको 4 स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं जो आगे डायग्राम पे हैं। हम एग्जिस्टिंग मार्केट में ज़्यादा बेचें, नई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में दें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट में दें, या नई प्रोडक्ट नई मार्केट में दें। 2 चीज़ें हो गई, प्रोडक्ट और मार्केट। पुरानी ही प्रोडक्ट पुरानी मार्केट में देते रहें। दूसरा, पुरानी मार्केट में नई प्रोडक्ट दें। तीसरा, पुरानी प्रोडक्ट नई मार्केट में दें। और चौथा, नई प्रोडक्ट नई मार्केट में दें। तो ये इन्होंने जस्ट उसका एक इंट्रोडक्शन दिया, मैं इसीलिए इसको तेजी से स्किम करके चला गया था। तो इसको आपने क्रॉस लगा देना है, क्योंकि ये सिर्फ इसी डायग्राम को एलेबोरेटिव वे में लेके चल रहे हैं। 4 स्ट्रेटेजीज एनसफ के मुताबिक। वो कहते हैं भाई गेम ये है कि आपने इन 4 में से क्या करना है। एक तरफ प्रोडक्ट लिख दिया, एक तरफ मैट्रिक्स मार्केट लिख दिया। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जो ग्राफ है ना, ये जो टेबल है, इकोनॉमिक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। आप हमेशा सोचते हैं मैं एक्स एक्सेस पे क्या रखूं और वाई पे क्या। ये प्रोडक्ट वहाँ पे भी जा सकता है, मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर कौन से खाने में क्या चीज़ आनी चाहिए। अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में दे रहा हूँ तो ये कहलाता है मार्केट पेनेट्रेशन। आप मार्केट में पेनेट्रेट कर रहे हैं, अपनी ही मार्केट में पेनेट्रेट कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप नई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में दे दें। एग्जिस्टिंग मार्केट में एक नई प्रोडक्ट दे दें। मैं एक एक करके इन सारे सेगमेंट्स पे बात करूंगा। एक ये कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट में ले जाएं, अपनी मार्केट को डेवलप कर लें। और एक ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं, कि आप नई प्रोडक्ट नई मार्केट के अंदर दे दें। वो रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है। मैं पहले सेगमेंट से शुरू करूंगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, ये क्या स्ट्रेटेजी हुई? ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक बिजनेस से पूछें तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है, उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। आप कहेंगे ये क्या स्ट्रेटेजी है, उसने कहा यही मेरी स्ट्रेटेजी है। पूछेंगे भाई क्यों नहीं करोगे, तो मैं आगे बढ़ने का शौक नहीं है। उसने कहा मैं आगे नहीं बढ़ता नजर आ रहा। मेरी पिछले साल सेल 10 लाख की थी, इस दफ़ा 25 लाख की है। कौन कह रहा है मैं नहीं ग्रो कर रहा? ज़रूरी है कि मैं खामखा नई प्रोडक्ट निकालूं? ज़रूरी है मैं खामखा नई मार्केट में जाऊं? आई एम डूइंग गुड, ओके। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजी कि मुझे कुछ स्ट्रेटेजी नहीं करनी। रादर देन कि मैं एक नई मार्केट पे काम करूं, मैं नई प्रोडक्ट पे काम करूं, मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूं, मैं अपने आप को स्पेशलाइज करता चला जाऊं, वही चीज़ रिपीट करता रहूं। मैं चने बेच रहा हूं तो मैं चने ही बेचता रहूं। मैं हर आए दिन चने की क्वालिटी बेहतर करता चला जाऊं। हर आए दिन चने के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता जाऊं। हर आए दिन मैं चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करूं, फिर लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, नाम डेवलप हो रहा हो, मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ाऊँ, मैं वहाँ से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूँ। मैं एक नई मार्केट के पीछे भागूँ और 10 साल बाद मुझे एहसास हो कि मैंने खामखा टाइम ज़ाया किया है। मैं एक नई प्रोडक्ट बना दूँ, चले ना चले, मेरे सारे एनर्जी रिसोर्सेज सब कुछ खप गए, तो वाई नॉट कि मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देता रहूं। मुझे 16 फ़ायदे चाहिए इसके, 16 फ़ायदे। मुझे बहुत पसंद है ये स्ट्रेटेजी। तो आप कहेंगे हमारा क्या कसूर है? मतलब तूफान है, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ लोगों को सीखना चाहिए कि सम टाइम द स्ट्रेटेजी इज़ टू डू नथिंग।
तो 16 इजाफी चाहिए, मतलब बताएं एक एक करके। चलें जी, अब जो है वो हम इसमें जी रिस्क कम है, एक एक करके बताएं ताकि सबकी बारियां बार बार आ सकें। मैं ज़रा मार्केट पेनिट्रेशन यहाँ सामने सजा दूँ, शायद इससे कोई हिंट मिल जाए, लेकिन 16 तो दिल से निकलेंगे। रिस्क कम है, ये भाई ने कह दिया, बाकी पॉइंट बचा के रख लें अपने। मुझे 16 चाहिए, आपको पहला नहीं समझ आ रहा? ठीक है, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट बता दूं, फिर वो डायरेक्ट बता देंगे तो बाकियों के पॉइंट्स उसी तरह से चांसेस कम हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास 2 लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। एक भाई ने कहा रिस्क कम है, एक ने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज नहीं चाहिए जी। फर्दर नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, प्लानिंग आसान है, सारे एनालिसिस आपके पास पहले हुए हैं, आपको सारी कॉस्टिंग का पता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो वो लर्निंग का कांसेप्ट के ऊपर, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा लर्निंग कर्व आता जाएगा, हर अगली दफ़ा वो काम करने में कम टाइम लगेगा, हर अगली दफ़ा कम टाइम में चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। कॉस्ट एज भी मिलेगा और हो सकता है कि वो उसको एक स्पेशलाइज्ड नेचर की चीज़ की तरफ कॉस्ट का एज मिल जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है, कॉस्ट का एज मिल जाएगा और हो सकता है वो उसको स्पेशलाइज प्रोडक्ट अपनी बना लें। भाईजान आप बोलने नहीं तो एंड पे फंस जाएंगे आप। किताब को देखने से कुछ नहीं मिलना, ये दिल से निकलना है। किताब में तो अंग्रेज़ी लिखी हुई है और वो तो अंग्रेज़ ने बैठ के लिखा है। हम यहाँ बैठ के सोचें कि मतलब क्यों एक सीए का कॉलेज है, वो सीए पढ़ा रहा है, सारा कुछ है, वो नहीं देते सीसीए, वो नहीं गज्जू मता में जाके ब्रांच खोलते, वो वहीं पे खड़े हुए हैं और वही चीज़ बेच रहे हैं और धड़ाधड़ बेच रहे हैं। क्यों, क्या फ़ायदा? एग्जिस्टिंग कस्टमर ज़्यादा है। समटाइम कोई प्रोडक्ट आपकी पहचान भी बन जाती है, कोई प्रोडक्ट आपकी पहचान बन जाती है और मतलब एप्पल कुछ ना करे, सिर्फ आईफोन बेचता रहे तो भी ज़बरदस्त है। कस्टमर लॉयल्टी, गुडविल बेहतर हो जाती है। लोगों की प्रेफरेंस भी जो है वो एग्जिस्टिंग पे ज़्यादा होती है rather than एग्जिस्टेंस पे लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, लोगों को पता होता है, वो समझते हैं और उस तरह से चल रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कम होंगी, आप लोगों को कन्विंस कर रहे होंगे। फिर लॉक इन स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, आप लॉक इन कर लेते हैं लोगों को अपने साथ, वो आप ही की चीज़ लेते रहते हैं। और हाँ, अब अगेन कस्टमर लॉयल्टी और लॉक इन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लॉक इन में आप उसी कस्टमर से फिर रिपीट बाइंग भी करवाते हैं। लॉयल्टी ये कि एक बंदा कहता है वो आपका ब्रांड कॉन्शियस है। अब हम सिर्फ ब्रांड कॉन्शियस नहीं, हम एक बंदा अपने घर बैठा कहता रहे कि एसबीआई बड़ा कमाल कॉलेज है, मैं तो जो है ना मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ उससे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। वो उसके दिल में जितनी मर्जी अजमत है, अगर वो एक पीआरसी का बच्चा मेरे पास नहीं बेच रहा तो मुझे उस लॉयल्टी से क्या मिला? बीइंग अ बिजनेस अगर मैं सोचूं तो मुझे तब मज़ा आएगा जब वो दोबारा आए और मेरे से चीज़ खरीदे, तो मैं कहूँगा हाँ अब लॉयल्टी, मतलब एक लॉयल्टी है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट। एक बिजनेस के अंदर लॉयल्टी है। बिजनेस लॉयल्टी कहता है उसको जो दोबारा बिजनेस देता है, जो दोबारा नोटू ला के देता है। बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं ना, मतलब मैं इस वाली क्लास में आके अपने अब जो है वो अपना सारा लिबादा साइड पे कर देता हूँ, शराफत वाला। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस क्या कहता है? इसमें मार्केटिंग कॉस्ट कम होगी। चीज़ आपको पता है, लोग आपको पता है, स्ट्रेटजीज आपको पता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ गया है कि कितने ब्रोशर छापने चाहिए, क्या करना चाहिए, और लोगों में आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस तो है, सिर्फ आप रिमाइंड कराना है। नई प्रोडक्ट ना समझाने में टाइम लगता है, ऑलरेडी प्रोडक्ट है, सिर्फ बस हल्का सा टीज़र देना है। मतलब 2 सेकंड की एक रील भी चल रही हो ना और उस पर आपकी प्रोडक्ट आ रही हो, काफ़ी है। नई प्रोडक्ट में लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं, इसमें लॉस होने के चांस नहीं है, बल्कि हर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही है, जितना बनाते जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। और एग्जिस्टिंग शेयर को इंक्रीज़ करना आसान है। आप बैठे बैठे अपनी ही मार्केट में अगर मार्केट ग्रो कर रही है और शेयर बढ़ा दें तो आप इसी को स्टार बना देंगे। और आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ भी जा सकते हो। आप देखें ना, आपको जो कुछ चाहिए, आप अगर एक चीज़ में स्पेशलाइज हैं तो आप कॉस्ट लीडर भी बन सकते हैं, और आप उसके अंदर इतनी प्यारी प्यारी वैरायटियाँ भी लेके आ सकते हैं। और 16 से ज़्यादा हो गए। इसका मतलब है कि ये बड़ा ज़बरदस्त है
एग्जिस्टिंग कस्टमर को ये कहना कि तुम नई प्रोडक्ट, हमारी ही प्रोडक्ट दोबारा लो, ये सबसे आसान काम होता है। वो तैयार बैठा होता है, उसे बस जाके हल्की सी थपकी देनी होती है। और नए कस्टमर को लेके आना अजाब, मुसीबत। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट बाइंग करवाना, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपना एम्बेसडर बनाना कि वो लोगों को जाके बताए। सबसे मज़ेदार काम ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल जाएं, रादर देन आप तजर्बे करते रहें। आप ये कहें कि मेरी ग्रोथ है। लोगों को असल में ग्रोथ लगता है कि नई प्रोडक्ट होगी तो ग्रोथ होगी, नई मार्केट होगी तो ग्रोथ होगी। नहीं, ग्रोथ ये भी है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठे हैं और आपका शेयर बढ़ रहा है। ग्रोथ ये भी है कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ग्रोथ ये भी है कि आप ज़्यादा वॉल्यूम सेल कर रहे हैं, ये भी तो ग्रोथ है। तो दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। मोर ऑफ इट्स करंट प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में एक सेंसिबल चॉइस है। अब ऐसी मार्केट जो तेज़ी से बढ़ रही है, आप उस मार्केट में मार्केट पेनिट्रेट करते रहें। अगर मार्केट मैच्योर हो चुकी है, फिर शायद आप सोचें कि ज़रा इधर उधर जाके देखें। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए। एग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन में अब आपको मार्केटिंग करनी होगी एग्रेसिव अपने लोगों पे। एग्जिस्टिंग को करना है, नए वालों को भी करना है, लेकिन अब वही बात है कि ये साइकिल चलता है। आज आपकी दुकान से किसी ने, आपने एक नई दुकान शुरू की, किसी ने बर्गर खाया, मतलब पहले तो 10 दिन तक लोग गुजरते रहेंगे, पता नहीं इनका बर्गर अच्छा है या नहीं। वो बर्गर खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो तीसरे दिन अपने 2 दोस्तों को बताएंगे, वो लोग आके बर्गर खाएंगे। वो 10 दिन बाद अपने 5 दोस्तों को बताएंगे, वो आके बर्गर खाएंगे। महीने तक 200 बंदे आपका बर्गर ट्राई कर चुके होंगे। ये जो अब इससे अगला सर्कल चलेगा ना, वो 1500 बंदा बर्गर खाएगा अगले महीने, चूँकि ये 200 बंदे बता रहे होंगे, फिर वो 1500 लोग बता रहे होंगे। ये सर्कल बढ़ता चला जाता है। ये तब बढ़ता है जब आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट पे काम करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इश्तिहार की, कोई ज़रूरत नहीं है पम्फलेट बांटने की, कुछ नहीं करना। आप एक जगह रह के अपनी प्रोडक्ट पे काम करते रहें। प्रैक्टिकली सीए की इंडस्ट्री में हमने देखा है, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, स्कैन शेरशाह इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सिर्फ प्रोडक्ट पे काम किया। जितने टीचर्स थे उन्होंने इंतहाई दिल से सिर्फ पढ़ाया और टिका के पढ़ाया। फिर ना फेसबुक पे कोई मार्केटिंग की, ना कोई एम्बेसडर्स खरीदे, ना कोई आईकैप में ब्रोशर बांटे, कुछ नहीं किया। क्वालिटी की चीज़ लोग लेते गए और लोगों को बताते गए। हाँ, बस ये कि मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। बर्गर वाली मार्केट है, हर दिन दोबारा से फ्रेश है, हर अगला दिन नया है। सीए की मार्केट 6 महीने का एक सेशन गुजारेंगे एग्जिस्टिंग लोग, फिर वो दूसरों को बताएंगे और वो दूसरे अगले 6 नहीं, उससे अगले 6 महीने में जाके आएंगे। टाइम ज़रा ज़्यादा गुजरेगा। आपके एक कस्टमर को आपकी तरफ 3 कस्टमर भेजते हुए 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ये बर्गर शर्गर, ये जो इस तरह की बहुत तेज़ी से चलने वाली आइटम है, बोतलें शोतलें, इनको हम कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि ये तेज़ आइटम होते हैं, मुसलसल की उसमें है। तो मार्केट पेनिट्रेशन एक बड़ी मज़ेदार स्ट्रेटेजी है कि आप लोगों को वो करते हैं कि जी आएँ। हल्के फुल्के रिस्क हैं। हो सकता है कि आप अगर सेल ना बढ़ा सकें तो आप वहीं पे रुके हुए हों। रिस्क ये है कि आप इनोवेटिव नहीं रहे। रिस्क ये है कि आप डरपोक हैं। रिस्क ये है कि आप नई मार्केट्स में नहीं जाना चाहते, आप नई प्रोडक्ट एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। रिस्क ये है कि अगर कोई कोविड आ गया, कोई और मसला हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, आप सिर्फ शादी हॉल बना के बैठे हुए थे, कोविड आया, 1.5 साल के लिए आप फारिग हो गए, तो सम टाइम आपको थोड़ा सा रिस्क भी कवर करना होता है। रिस्क लेंगे तो रिस्क कवर होगा। तो मार्केट पेनिट्रेशन समझ आ रही है। एक स्टेप आगे चलते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट्स में दे दी। याद है मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ बाइंग और सेलिंग हो। दैट कैन बी अ फिजिकल जोग्राफिकल प्लेस, जौहर टाउन की मार्केट, फलाना की मार्केट, मिडल ईस्ट की मार्केट। ये प्रोडक्ट टाइप की भी हो सकती है कि आप कहेंगे जी ये वॉशिंग मशीनों की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, कंप्यूटर्स की मार्केट। मार्केट वर्चुअल भी हो सकती है, ऑनलाइन की मार्केट, फिजिकल की मार्केट। तो आप एक काम करें, आप मार्केट डेवलपमेंट करें, प्रोडक्ट वही बेचते रहें, नई मार्केट्स में ले जाएं अपनी प्रोडक्ट। मैं कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मैं कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज की क्वालिफिकेशन जो लोग लेना चाहते हैं उनको वही क्लासें भेज दूँ, नई मार्केट में ले गया। मैं SPM भी पढ़ाता रहा हूँ, YouTube पे SPM डाल दूँ और मैं कहूँ कि ये बिज़नेस करने के कुछ टूल्स हैं और बिज़नेस के ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं, जिसमें 2 वे इंटरेक्शन में एक सेमिनार में जो है वो एक ट्यूटर ने बताया हाउ टू डू बिज़नेस। सेम प्रोडक्ट नई मार्केट में ले गए। क्या क्या नई मार्केट्स हो सकती हैं? मुझे कोई से
5-6 आइडियाज़ आप देते हैं कि एक एग्जिस्टिंग कैसे एक बंदा एक बिजनेस अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हुए उसको नई मार्केट में ले गया. व्हाट इज़ द एग्जांपल? नई ब्रांच, लोकेशन चेंज कर ली. आप एक जगह चने बेच रहे हैं, आपने डिफेंस में भी जाके चने बेचना शुरू कर दिए. ये शनवारी और ये जो गनी और इस तरह से करके ट्रक अड्डा के पास वो बड़ी मुश्किल से लोग जाते थे. अच्छी क्वालिटी का खाना होता था, अच्छा खाना होता था, लोग बड़े ख्वार होके जाते थे. वो जनाब डिफेंस में गए हैं, अवाम पागल हो गई. तो यस, सम टाइम आप लोकेशन बढ़ा देते हैं, आप एक नई फिजिकल मार्केट में चले गए. एक एग्जांपल, होम डिलीवरी, नई मार्केट. घर बैठे सुस्त लोग, मेरी तरह के लोग जो रात 2 बजे मूवी देखते हुए सोचें कि चीज़ की स्टेक इस वक्त खा रहे होते तो कितना मज़ा आता. मेरे से मैंने बताया था शायद कि बिल्कुल छोटी सी वॉक पे वो है, लेकिन रात 2 बजे मूवी देखते हुए बंदा उस टाइम पे वॉक करने तो नहीं ना निकलता, और वो भी जौहर टाउन में जहाँ मोबाइल स्नैचिंग और ये सारा कुछ वो है. तो मैं नई मार्केट बन गया. मैंने कभी भी नहीं जाना था वहाँ, लेकिन उन्होंने जब हमें होम डिलीवरी की सर्विस दी तो उन्होंने एक नई मार्केट को, एक सुस्त घर बैठ के टीवी देखने वाले शख्स को उन्होंने टारगेट कर लिया. और ऑनलाइन सीए के कॉलेजेस ऑनलाइन पे चले गए, एफएससी के कॉलेजेस ऑनलाइन पे चले गए. नई मार्केट है. बहुत सारे फॉरेन जो सेलर्स हैं वो भी अब ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं. मतलब दराज पे बहुत सारे चाइनीज सेलर बैठे, चाइनीज़ सेलर जो है वो दराज पे अली एक्सप्रेस के थ्रू पाकिस्तान में घुसे. मैं पिछले 2 महीने में अली एक्सप्रेस से कुछ 7 चीज़ें मंगवाई हैं. मुझे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का पेन यहाँ नहीं मिल रहा था, और मिल रहा था तो बहुत ही महंगा, 20-25 हज़ार का मिल रहा था. अभी मैंने 4,500 का मंगवाया, और बेहतरीन पेन, छोटी छोटी सी, इवन टॉयज़, लकड़ी के इतने प्यारे टॉयज़, और वो चाइना से आपको पाकिस्तान तक डिलीवरी समेत बड़ा मुनासिब खर्चा लगता है. मतलब एक टॉय तो मैंने मंगवाया वो 60 रुपये का पड़ा है मुझे घर तक. चाइना से चला है, सफ़र किया है, पाकिस्तान में 3-4 जगह सफ़र किया है, मेरे घर तक पहुंचा और 60 रुपये. तो मैं क्यों जाके अपने पास वाली मार्केट में क्यों जाऊंगा ख़रीदने. उन्होंने अपनी मार्केट डेवलप कर ली. चाइना बैठ के पाकिस्तान को टारगेट कर लिया. जी, न्यू अकाउंट बनाने पे भी प्रमोशन होती है, आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिल जाता है, उसमें कोई चीज़ बड़ी सस्ती मिल जाती है आपको. मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है, ये आज से 20-25 दिन पहले मुझे एक अजीब सा शौक पैदा हुआ कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे ना यार वो क्लॉक होनी चाहिए, डैशबोर्ड क्लॉक. ठीक है. मैंने उसको सर्च करना शुरू किया, वो पाकिस्तान में को मिले नहीं. ठीक. जो मिले तो वो मेरे मिजाज की नहीं थी. ठीक है. जो मिजाज की मिली उसका सेलर बाहर मिला मुझे. ठीक है. तो वो डिलीवरी आई यार, जितना उन्होंने टाइम मेंशन किया था उससे भी 10 दिन पहले आ गई. बड़ी अच्छी चीज़ आई है. ऐसे ही बड़ी भी अच्छी. तो लोग उसको फिर वो करेंगे. अब लोग बाइंग करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे अवेलेबल है. तो इसका मतलब है कि चाइना वहाँ से पाकिस्तान में घुस गया, तो फिर पाकिस्तान यहाँ बैठ के चाइना में घुस सकता है, किसी और मुल्क में घुस सकता है. चाइना में जो चीज़ नहीं है वो यहाँ पे, कपड़े के अंदर पाकिस्तान की मार्केट बड़ी अच्छी है. दुनिया में इतनी सारी जगह पे आप जाएं, आपको पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं, मेड इन पाकिस्तान कपड़े मिल जाते हैं, बड़े महंगे रखे हुए होते हैं. फिर कदर होती है अपने मुल्क की. मतलब ये डेनिम ये सारी ये बनती भी इधर ही है, बाहर इतने ज़्यादा महंगे डॉलर्स में बिकती हैं, सिर्फ टैगिंग होती है. ऐसे ही है. जो भी एक्सपोर्ट बाइंग हाउस है वो यहीं से मैन्युफैक्चर करवा के बाहर आगे भेज रहा है, सस्ता है यहाँ पे. मतलब परमिशन मिल गई है पाकिस्तान में. अब अमेज़न में भी अमेज़ॉन पे अकाउंट बन जाते हैं. पिछले दिनों मसले आ रहे थे, अब दोबारा से परमिशन मिल गई. और क्या तरीका है मार्केट इंक्रीज़ करने का? कोई और एग्जांपल के आप कहें कि सर फलाना बिजनेस ने अपनी मार्केट बढ़ा ली. एक चीज़ तो हमें समझ आ गई, ऑनलाइन. ये एक एग्जांपल. अब जितनी सारे बिजनेस में थे, तकरीबन हर बिजनेस ने अपनी ऑनलाइन की एक नई मार्केट सर्च कर ली. इवन ख़बरों के जो वो थे ARY, जियो वगैरह, उन सब ने समझ लिया कि हमारी ऑनलाइन यूट्यूब पे एग्जिस्टेंस ज़रूरी है. तो ये तो समझ आ गया कि ऑनलाइन मार्केट में चले जाते हैं. और कोई मार्केट की डेवलपमेंट? ठीक है. मतलब ये इसमें ना, इसको एक इंटीग्रेशन कहते हैं. आपको याद होगा हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अ सॉर्ट ऑफ वो इंटीग्रेशन है. असल में वो मार्केट चेंज हो जाती है. देखें ना, मैं अगर गाड़ियाँ बना के बेचता हूँ तो मैं और हूँ, और मैं अगर गाड़ियों के पुर्जे इंपोर्ट करता हूँ तो मैं और हूँ. अगर मैं किसी पुर्जे के इंपोर्टर से पुर्जे पकड़ के गाड़ियाँ सैंपल करूँ तो मैं एक अलग बिजनेस सेगमेंट में हूँ और वो अलग बिजनेस सेगमेंट में. हाँ, मेरे ही बिजनेस सेगमेंट में चीज़ शुरू से लेके एंड तक अगर जा रही है और उसमें कोई और वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो उसमें मैं वो जाऊँ तो यस, फिर आप कह सकते हैं कि फिर मेट्रो ने क्या किया,
रिटेल का वो ग्राहक भी पकड़ लिया, होल सेल का ग्राहक भी पकड़ लिया। अगर प्रोडक्ट में बहुत तब्दीली नहीं आ रही और एक ही प्रोडक्ट थ्रू आउट द चेन चल रही है, तो अब आप अपनी चेन अगर बढ़ा लेते हैं तो आपने अपना कस्टमर बढ़ा लिया, ठीक है। और मार्केट डेवलपमेंट एज वाइज जी, एज और मतलब जेंडर वेज ये आपके पास एक ही तरह के वो हों कोट, आप अच्छी मार्केटिंग करके उनको औरतों को बेचना शुरू कर दें, क्योंकि मर्दों के कोट भी आजकल ऑरेंज कलर के आ रहे हैं, पर्पल कलर के आ रहे हैं। तो सम टाइम जो है वो आप एक ही तरह की प्रोडक्ट को आप अलग अलग लोगों को, बहुत ज़्यादा उछलते कूदते शरारती से रंगों के कपड़े जो बच्चों के होते थे, या यूँ समझें कि 19-20 साल के नौजवान के होते थे, अब 19-20 साल का नौजवान और 35 साल का जो बंदा है तकरीबन कद में बराबर होते हैं। शूज़ भी इसी तरह बेच रहे हैं सर। शूज़, अब शूज़ सबने बड़े अजीब अजीब से रंगों के पहनने शुरू कर दिए, तो वो हो सकता है कि उन्होंने सेम प्रोडक्ट बना के, बजाय इसके कि वो हर मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज करें, उन्होंने वही प्रोडक्ट उठा के सारी मार्केटों में चेप दी, ले रहे हैं लोग। और मार्केट डेवलपमेंट की एग्जांपल, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। ग्लासेस में यही है सर, ग्लासेस तो सबके लिए सेम बनाते हैं, जब नजर क्लासेस एक तरह के बना दिए, हर एज हर जेंडर उस पर चला दिए। कैमरे बनाने वाले पहले शादी ब्याहों के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बनाते थे, अब वो क्लास वालों को भी बेचते हैं, सेमिनार्स वालों को भी बेचते हैं, ऑनलाइन रिले करने वालों को भी बेचते हैं। नई मार्केट पकड़ ली उन्होंने, प्रोडक्ट तो वही है। सर ये कैटरिंग वाले भी शादियों में बेचते हैं। कैटरिंग बेहतरीन, कैटरिंग वाले शादी हो तो भी वही प्लेटें दे दी, फौतगी हो गई वही प्लेटें दे दी, मिलाद हुआ तो वही प्लेटें दे दी, कोई नाच गाने का फंक्शन हुआ वही प्लेटें दे दी, एक ही प्रोडक्ट पकड़ के सारी मार्केट में चला दिया। तो क्या फ़ायदे हैं मार्केट डेवलपमेंट के, क्या फ़ायदे हैं? मार्केट डेवलप होगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा। कौन सी मार्केट में? न्यू मार्केट। हम न्यू मार्केट में जा रहे हैं, तो ठीक है। आपने कहा हम नई मार्केट का भी थोड़ा सा शेयर पकड़ना शुरू कर देंगे। पहले हम सिर्फ अपनी एक एग्जिस्टिंग मार्केट में थे, अब नई मार्केट का भी शेयर हमें मिलना शुरू हो गया है। हाँ भाई, फिजिकल इतना ग्राहक है और इतना अमेज़ॉन से आ रहा है, इतना फूड पांडा से आ रहा है, इतना फलाना मार्केट से आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही है ना। जब नई मार्केट में आप भेजेंगे तो ज़्यादा बनाएंगे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। और आज इसी के ऊपर ही है ज़्यादातर डिस्कशन। क्या फ़ायदा मार्केट डेवलपमेंट का? मैं अपनी कॉर्पोरेट लॉ वाली क्लास जो है वो उठ के जो कंपनियों को लीगल एडवाइस दे रहे हैं, कॉर्पोरेट एडवाइस दे रहे हैं, उनको बेचना शुरू कर दो। कस्टमर बढ़ जाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, आप नए एवेन्यूज़ को ओपन कर लेंगे। और फिर हर मार्केट की ना अपनी एक बाइंग कैपेसिटी होती है। शायद चाइना में वो चीज़ सस्ती हो और पाकिस्तान में वो महंगी भी बेच सकते हैं। शायद यहाँ पे मैं एक क्लास अगर बेचूँ तो वो सस्ते में बिके, और अगर वही मैं यूके के लोगों को बेचना शुरू कर दूँ महंगे में बिके। बस बोलना इंग्लिश में पड़ेगा। और मार्केट डेवलपमेंट का फ़ायदा, न्यू मार्केट के चैलेंजेस हम फेस करते हैं, उससे भी लर्न करते हैं। न्यू मार्केट को हम सिलेक्टेड लेवल पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। अपनी देखें, हम तो सेफ़ हैं, हम अपनी प्रोडक्ट अपनी मार्केट में लेके बैठे हैं और दूसरी मार्केट को हल्का हल्का सा छेड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी उसकी गेमें समझ आएंगी, एक दफ़ा समझ आ गई तो शायद वहाँ पे एक नई प्रोडक्ट भी दे दें। तो नई मार्केट मिनिमम रिस्क से एक्सप्लोर हो गई, उसको छेड़ लिया, उसके प्लस माइनस समझ आ गए और घबरा भी गए, वापस पीछे आ जाएंगे। हम तो स्टेबल हैं, बस यही है। तो कम खर्चा, हम अपने हिसाब से कॉस्ट चार्ज कर सकेंगे। फिर क्या होगा, आपकी सेगमेंटेशन बढ़ेगी, सेगमेंटेशन के साथ आपकी वो स्ट्रेटजी चल पड़ेंगी। तो मार्केट डेवलपमेंट भी बड़ी मज़े की चीज़ है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब क्या होगा, सेम मार्केट में प्रोडक्ट बढ़ा रहे, सीए के बच्चों को कॉर्पोरेट लॉ के साथ ऑडिट पढ़ाना शुरू कर दें, चनों के साथ हम जो है वो चावल भी रखना शुरू कर दें उन लोगों को जो दोपहर का खाना खाने आते हैं। नई मार्केट नहीं, मैं नाश्ते वाले कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा,
मैं पैकिंग कराने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं सामने की मार्केट जो एक नीड के साथ आई थी उनको मैंने एक और प्रोडक्ट भी बेच दी। कोई सी 5-6 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिसमें आप एक ही मार्केट में नई प्रोडक्ट दे देते हैं। ये डिफरेंट जो आउटलेट्स है, क्लॉथिंग आउटलेट जो है वो एक ही मार्केट में नई 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 प्रोडक्ट, नए डिज़ाइन, नए पैटर्न, नए तरीके की चीज़ बेच देते हैं। बच्चों बड़ों के तो हैं ही हैं, मतलब लेकिन सेम मार्केट में रहते हुए आप एक ही, मतलब बच्चों के अंदर 15 तरह की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मोबाइल्स एक ही तरह के सेगमेंट के लिए 3-4 तरह के मोबाइल लॉन्च कर देंगे। ग्रोसरी और एग्जिस्टिंग कस्टमर को नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर ये एप्स वगैरह है, ऐप्स में क्या हो रहा है? नई मार्केट की तरफ आप चले गए। बड़े ध्यान से सोचना है, मार्केट नई नहीं कर रहे, सेम मार्केट है, नई प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक ही तरह के नीड रखने वालों को आपने फॉर एग्जांपल पहले एक वीडियो ऐप बना के दी, फिर एक और वीडियो ऐप बना के दे दी जिसके थोड़े से डिफरेंट थे। मैं ऐप से समझा कि वो शायद चाह रहे हैं कि हम अपने ही यूज़र को ऐप पे शिफ्ट कर दें या ऐप के थ्रू लोगों को बुलाना शुरू कर दें। जेएस बैंक की मतलब एक तो बैंकिंग ऐप, ठीक है, उन्होंने अभी एक दूसरी ऐप जो है वो लॉन्च की है, वो बेसिकली उससे आप शेयर भी परचेज कर सकते हैं। तो अब ये तो एक नई प्रोडक्ट है। हाँ नई प्रोडक्ट, लेकिन सेम मार्केट की नहीं है। जेएस बैंक डील कर रहा था उन लोगों को जिन्होंने अकाउंट खुलवाया हुआ है। अब जेएस बैंक एक नई मार्केट को टारगेट कर रहा है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो अकाउंट खुलवाएंगे, और उसके बाद जो है मतलब उन लोगों की, मतलब वो एक मार्केट नहीं हो गई ना। एक मार्केट है लोग अपने पैसे ठहरा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, एक मार्केट है कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट अलग है। और मतलब आप कहें कि जी हमारे पास जब वो अकाउंट खुलवाते थे तो हमने एक नई तरह का अकाउंट इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिसमें आपको सर्विस चार्जेस नहीं पड़ेंगे फलाना। ये इम्पॉर्टेंट है, मार्केट सेम है। मार्केट का मतलब है नीड ग्रुप सेम है। हर बैंक का यूज़र इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा। रेंट पे देना या लीज पे देना प्रोडक्ट, कोई चीज़ रेंट पे लीज पे दे देना, उससे क्या होगा? सर सेम मतलब मार्केट तो सेम ही है ना सर। आप किसी को गाड़ी चाहिए वो खरीद नहीं सकता, तो हम ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी खरीदना चाह रहा है आपने एक प्रोडक्ट डिफरेंट निकाल ली कि इंस्टॉलमेंट वाली प्रोडक्ट और ये रेगुलर प्रोडक्ट है। जी मार्केट रेंटल और उसमें घर भी शामिल कर सकते हैं और रेंट पे गाड़ी भी। ठीक है, मतलब आपके पास लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमें अपने ज़रूरियात के लिए लोन चाहिए, तो आप कभी उनको हाउस होल्ड्स के लिए लोन दे दें, कभी गाड़ी के लिए लोन दे दें, कभी घर के लिए लोन दे दें, तो डिपेंड कर सकता है। कंज्यूमर बैंकिंग में आप आ गए। और रेस्टोरेंट वाले क्या करें? नई रेसिपी दे दें, कोई नया खाना दे दें, कोई मतलब वो कर दें कि अच्छा आप चावल खाते थे, आप चावल विद वो वाला फ्लेवर, टॉपिंग बदल दें, फलाना चीज़ ऐड करके पिज़्ज़े का डिज़ाइन चेंज कर दें, स्टे का ऑप्शन भी दे स्टे का ऑप्शन दे दें। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है? सोचना है, मतलब एसपीएम तो बोले तो सोचना है। प्रोडक्ट भी ग्रो करेगी। नई प्रोडक्ट भी चल पड़ेगी, आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, आपके बकेट में एक नई प्रोडक्ट भी आ गई। अगर एग्जिस्टिंग जो उनका ब्रांड इमेज है या गुडविल अच्छी है तो फिर उस बेस पे आप उसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे। उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका एक अच्छा नाम बन गया है तो आप वो नई प्रोडक्ट भी चला लेंगे। और अगेन वही कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ये ऐसे तो नहीं बन जाएगी कोई नई आइटम या नई आइटम के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर सेम ही मार्केट को एक नई चीज़ देना, जिसको हम अभी तक कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो चने ही सबसे बेस्ट होते हैं, तुम बस यही खाया करो, उसी को कन्विंस करना कि कुछ और खाओ,
कुछ और खाने पे कन्विंस कर दिया और उसका उसमें दिल लग गया और आपसे बेहतर वो वाली चीज़ को और बनाना शुरू कर दे तो वो तो चला जाएगा। आपने अपनी स्ट्रेंथ मार्केट पेनिट्रेशन वाली तो तबाह कर दी, अपने आप को कंपेटिटर बना दिया, अपने आप को ही कंपेटिटर बना दिया, अपने ही लोगों से लड़ पड़ते हैं। इसमें जो मेन चीज़ आती है ना, आपको क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ही आप नई चीज़ों में एंटर होते जाएंगे तो अगर क्वालिटी मेंटेन ना हुई तो पिट जाएंगे। क्वालिटी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, मेंटेन नहीं हुए तो पिट जाएंगे। लेकिन सर सेवर अगर सेवर फेमस है पुलाव से, लेकिन उसने अपनी मार्केट में डिफरेंट फास्ट फूड भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, लेकिन अब उसकी ज़्यादा डिमांड है, उसका पुलाव का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही है। अब इसका मतलब है कि फिर बड़े कैलकुलेटेड वे में चलना होगा। पहले कई साल तक खाली पुलाव बेचते रहे सेवर, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को टीज़र देना शुरू किया। और शुरू में कैसे होता था, बाकायदा वो आके आपको मेन्यू पकड़ाते थे, डिस्काउंट्स देते थे, आप आइसक्रीम ले लें इस तरह से। मैं पिंडी में बड़े अरसे से जा रहा हूँ, तो वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइसक्रीम देनी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता अपनी फास्ट फूड देने शुरू की। तो होता ये है कि आप फिर मेन चीज़ को अपनी अफेक्ट नहीं करते, आप साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। पुलाव के साथ बिरयानी नहीं, एग्जैक्टली डायरेक्ट मुकाबले वाली कंपटीशन वाली प्रोडक्ट लें और फिर बिरयानी अगर कराची मास्टर की किसी को ज़्यादा पसंद आ गई तो वो पुलाव से भी गया और बिरयानी में तो आप किंग थे ही नहीं। तो पेनिट्रेशन तो सबसे मज़ेदार काम है ना, मार्केट पेनिट्रेशन, कि आप अपनी प्रोडक्ट अपनी मार्केट में किंग बन जाएं, शेयर बढ़ाते चले जाएं। तो मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों थोड़ा रिस्की हैं, आपके कस्टमर ऑफेंड हो सकते हैं। तो अगेन फिर अगर आपने कोई दूसरी प्रोडक्ट देनी है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा उसे करके पालते रहें, चलाते रहें और एग्जिस्टिंग के ऊपर फोकस लूज भी मत करें। एग्जिस्टिंग के चक्कर में अगर मतलब मैं कहूँ कि हाँ ठीक है जी वो बच्चे जो है वो SPM पढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं MSA 2 जो है वो उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। ऐसी तवज्जो दूँ कि मैं SPM की क्लास ही छोड़ दूँ तो वो तवज्जो तबाह कर देगी। हाँ, मिडनाइट ऑयल बंद करूँ, एक्स्ट्रा से MSA 2 के ऊपर एफर्ट करूँ और उसका हल्का हल्का सा पॉपुलेशन साथ बनाता रहूँ और एक तरफ से एक प्रोडक्ट से थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही हो। अपने कंपेटिटर का एनालिसिस भी करें, कंपेटिटर का एनालिसिस भी करना है, एटलीस्ट उस लेवल पे जाके प्रोडक्ट दूं जिसको कॉपी करना है, जिसको कॉपी करना वो करना, बिल्कुल ऐसे ही है। अब एग्जैक्टली ये चैप्टर थोड़ा सा स्टेप आगे है। हमने ये दोनों काम किए हुए हैं, हमने अपने आप को भी समझा हुआ है और हमने मार्केट को भी समझा हुआ है। अब हमारा वक्त आ गया है, क्या करें, प्रोडक्ट डेवलप करें, मार्केट डेवलप करें, सेम खेलते रहें या डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। तो आज डिसीजन है कि व्हाट आर अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस। तो इसका मतलब है वो पीछे वाला एनालिसिस था कि पहले अपने आप को और मार्केट को देख लिया है। अब दोनों को देखने के बाद जो डिसीजन होगा वो पढ़ा लिखा डिसीजन होगा, वो इन्फॉर्म डिसीजन होगा, वो बेहतर डिसीजन होगा। चलें, ये बात हमें समझ आ गया। डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड भी हो सकती है, अनरिलेटेड भी हो सकती है। मैं अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं, डाइवर्सिफिकेशन इज़ व्हाट, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में। रिलेटेड भी हो सकती है, अनरिलेटेड भी हो सकती है। रिलेटेड के मार्केट बदलें, इंडस्ट्री मत बदलें, और अनरिलेटेड इज इंडस्ट्री ही बदल डालें। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किताबें लिखना शुरू कर दूँ और किताबें बेचना शुरू कर दूँ, किताब प्रोडक्ट भी नहीं है और किताब को पढ़ने वाला यूज़र भी डिफरेंट है, लेकिन इंडस्ट्री सेम है। मैं फर्नीचर बेचना शुरू कर दूं तो प्रोडक्ट भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन में भी एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आप अपनी ही उस इंडस्ट्री के अंदर किसी जोन में चले जाते हैं। जैसे वही बात है कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी अगर पुर्जे इंपोर्ट करना शुरू कर देती है तो वो एक डिफरेंट सेगमेंट में घुस गई और पुर्जे इंपोर्ट करके सिर्फ अपने आप को नहीं बेचेगी, दूसरी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों को भी बेच देगी। तो अगेन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट की, जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन का क्या फ़ायदा, मैं प्रोडक्ट भी बदल रहा हूँ, मैं मार्केट भी बदल रहा हूँ, क्या फ़ायदा? बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे जी IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सिर्फ IT में फ़ायदा है? गवर्नमेंट क्यों दवाइयाँ बेच रहा है, गवर्नमेंट क्यों फर्नीचर बेच रहा है? हाँ, यही मैं कहने लगा था कि वो अपने एग्जिस्टिंग रोल को थोड़ा सा जब डाइवर्सिफाई करेंगे तो उसके रिस्क के ऊपर वो उसको मिनिमाइज कर देंगे, थोड़ा सा नया रिस्क लेंगे तो उससे
ज़्यादा प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग आपका एक बिजनेस चल रहा है, आपके पास एक बेस बनी हुई है, आप उस ब्रांड इमेज की बेस पे एक नई प्रोडक्ट नई मार्केट में देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसमें वो करना शुरू कर देते हैं, लाना शुरू कर देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर एग्जिस्टिंग चलता हुआ बिजनेस। जी अगर वो मेडिसिन में आया है तो ड्यूरिंग कोविड मेडिसिन या मेडिकल स्टोर को किसी ने हिट नहीं किया, लेकिन आउटलेट्स की टाइमिंग जो है वो आपको पता है और डिलीवरीज भी आपको पता है कि बैठ के खाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे ही है। अब डिलीवरी गोरमे रेस्टोरेंट्स कोविड में ख़राब हो गए, शादी हॉल ख़राब हो गया उनका, बेकरी के सिलेक्टेड टाइमिंग्स हो गए, बट फार्मेसी चलती गई। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग, मतलब एक बास्केट गिरी और सारे एग टूट गए, ख़त्म कहानी। तो हम कहते हैं कि अलग अलग जो है वो जगह पे स्प्रेड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क स्प्रेड हो जाता है, एक सेक्टर पे अरूज है तो एक पे जवाल चल रहा होता है, किसी जगह कोई अच्छी पॉलिसी आ गई, किसी का मुश्किल पॉलिसी आ गई, कहीं पेस्टल पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, कहीं पोर्टर का डायमंड आउट हुआ है, कहीं अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ये बड़ा देखने में मिला कोविड में सर, ये मेडिकल स्टोर्स वालों ने क्या किया कि थोड़ा सा सेक्शन साथ में जो है ना वो जनरल यूटिलिटी का भी बना लिया, तो उस पर कपड़ा डाल दिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया, चलो जी हम ये भी साथ में कर लें। तो इस तरह का भी चीज़ें रही हैं। ये खोखे वाले बेचारे इसी चक्कर में चलते रहे हैं, वो शाम को उस पर कपड़ा डाल देते थे, बाकी जनरल यूटिलिटी जी हम दूध भी बेच रहे हैं, बिस्किट भी है, ये ऐसे ही है। तो वो फिर इससे फ़ायदा हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। कोविड ने तो बड़ा कुछ सिखा दिया दुनिया को कि जो डाइवर्सिफाई करके नहीं चल रहा था, जो सिर्फ एक ही सेगमेंट पे काम कर रहा था, वो बुरी तरह से रुल गया। उसको अपने आप को वो करना पड़ा, डाइवर्सिफाई करना पड़ा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि डाइवर्सिफाई रिलेटेड करते हैं या अनरिलेटेड करते हैं। रिलेटेड का क्या फ़ायदा है, आपको इंडस्ट्री का पता है, इंडस्ट्री की नीड्स का पता है, इंडस्ट्री आपके लिए फेमिलियर है, आपका कस्टमर बेस उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद है। आप रिस्क मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि मैं न्यू एंटर होता हूं तो मेरा क्या रिस्पांस है, रिस्क मेजर कर सकते हैं, रिस्क क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उसमें आप एक्सपीरियंस्ड हैं, उस इंडस्ट्री में हम एक्सपीरियंस्ड है, हमें उसकी नॉलेज है, स्किल्स हैं, हमें उसके पेचोखम पता है, हमें उसके प्लस माइनस पता है उस इंडस्ट्री के, और पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं हम कैसे एंटर हो उसमें। पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है, एंट्री पॉइंट क्या हो, किस तरह से चीज़ों को लेके चलें। और अगर नई प्रोडक्ट नई मार्केट नहीं भी जा रही तो अगर इंडस्ट्री सेम है तो हम उसको अल्टरनेट करके दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट एक मार्केट में नहीं चल रही तो इंडस्ट्री सेम है तो कहीं ना कहीं हमारे पास अल्टरनेट्स आसान हैं। और एंट्री रूट बड़ा इजी, एंट्री आसान है। एक बिल्कुल ही डिसिमिलर इंडस्ट्री जिसका नहीं पता, वो हमेशा बहुत ही मोस्ट रिस्की आइटम है। अगर क्विट भी करना पड़ता है तो कुछ ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा आपको नुकसान। क्विट भी करना है तो इजी, क्विटिंग आसान है। सेम इंडस्ट्री है तो आपको ये भी पता लग जाएगा मैं चीज़ें कैसे कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ। अनरिलेटेड, अनरिलेटेड का क्या फ़ायदा है? हाँ जी, इनोवेटिव है, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, आप डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर लेते हैं अपने नए नए बिजनेस सेगमेंट्स में जाके। अभी तो फ़ायदा बताना है ना। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। न्यू मार्केट्स को स्टडी करेंगे, न्यू चीज़ें, नई मार्केट्स को स्टडी करेंगे, नई चीज़ें देखेंगे। अगर आप कहें कि हमें आता ही लोहा बेचना है तो बस फिर आप सिर्फ लोहा बेचते रहेंगे। और हो सकता है कि प्लास्टिक बेचना भी आसान होता, इंपोर्ट करना भी आसान होता, मार्जिन भी अच्छे देता, और आप ये सोचते रहते हैं कि हम तो सिर्फ लोहा बेचते रहेंगे। तो समटाइम्स डाइवर्सिफिकेशन आपको नए थॉट देती है, नए बिजनेस डायमेंशंस देती है, और आपको ज़्यादा अच्छा रूट दिखा देती है जहाँ आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। माइट भी वहाँ पे स्ट्रेटेजिक गैप जिस पे आप खेलना चाह रहे हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर हो सकता है हमारी रेलेवेंट इंडस्ट्री में वो गैप ना हो, और हम जिस मार्केट में जा रहे हैं या जिस नए सेगमेंट में जा रहे हैं वहाँ हो सकता है गैप हो। गैप है वहाँ, आपका नाम इस इंडस्ट्री में बना हुआ है, आप उस इंडस्ट्री में वो कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि कावासाकी जो है वो बाइक्स से ज़्यादा मशहूर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सागा वीडियो गेम से ज़्यादा मशहूर है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के हवाले से। तो दुनिया तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही होती है कि हमारे तक उनका एक ख़ास वर्जन पहुंचा होता है कि हाँ भाई ये इस सेगमेंट में एक्सपीरियंस है, जबकि वो तो बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। जैसे हमने गवर्नमेंट की एग्जांपल दी, वो तो फर्नीचर और मेडिसिन एक
वो उसका बेकरी चेन का आना ये बिल्कुल एक बेकरी चेन का देखें, बेकरी चेन का रेस्टोरेंट में आना थोड़ा सा हम कह सकते थे कि कंसेंट्रिक है, रिलेटेड है थोड़ा सा। उसके बाद फिर रेस्टोरेंट शादी हॉल दे देता, हम कहते चलो करीब करीब की बात हो रही है। लेकिन जब वो फर्नीचर में आ गए, जब वो फार्मेसी में आ गए, तो हम कहेंगे कि अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। क्या फ़ायदे हैं? पाकिस्तानी सेठ को बहुत पसंद है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। उसके पास जब एक्स्ट्रा पैसे आते हैं ना, पहले तो वो पैसा छुपाने के लिए कहीं लगाता है। जब छुपाने के लिए कहीं लगाता है तो उसे समझ आता है यार यहाँ तो बड़ा मार्जिन था। छुपाने के लिए क्या करेगा, एग्री ज़मीन खरीद लेगा, पता लगेगा उसको ठेके पे दिया हुआ है, बाकी बिजनेस इतना नहीं कमा रहा, वो ठेके से बड़ा ज़्यादा कमाना चाहिए। फिर उसको कोई कहेगा यार ठेके पे तो कुछ भी नहीं है, तुम अपना फॉर्म लगा लो, यहाँ पे जानवर रख लो, तो यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा। तो पता ही लगेगा कि वो पैसे जो उसने बस सिर्फ कहीं डंप किए थे, उसे गेम समझ आ जाती है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर सोचता है अगर मेरे पास इतने पैसे डंप करने को तो मैं हाउसिंग सोसाइटी क्यों ना बना दूँ, मैं फ़लाना काम क्यों ना शुरू कर लूँ। तो पाकिस्तान में जितने भी आपको बड़े सेटअप नज़र आते हैं पिछले समझें 20-25 साल में, बिजनेसेस ने अपने आप को बड़ी तेज़ी से डाइवर्सिफाई किया है। अपने बिज़नेस की एक पीक है, ख़ास जगह तक आप पहुँचते हैं, उससे ऊपर आप पैसे नहीं लगाते। फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मैं अब दूसरी इंडस्ट्री में घुसूँ और वहाँ से कुछ निकालना शुरू करूँ। बिजनेसमैन जो है ना सर, वो अगर एक बिजनेसमैन है, माइंडसेट का यूज़ बड़े अच्छे तरीके से करता है। एग्जांपल है कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी में जो है वो शेयर होल्डर भी है या वो पार्टनर है या कुछ भी है, उसको ऑफिस रेंट पे चाहिए तो वो उसके पास पैसा है, जगह भी है, वो उसको जनाब अपना पैसा लगा के कंस्ट्रक्ट करता है जो भी उसने लगाया। लेकिन वो अपने रेंटल की कैलकुलेशन ऐसे करता है कि जी उसमें अच्छा खासा 5 साल तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर हो के सब कुछ बाहर आ जाएगा। ऑफिस को स्पेस मिल गई अच्छी है भी अपनी जगह और ऑफिस पे बैक कर रहा है उसको। तो वही बात है कि आप फिर क्या करते हैं, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपने सप्लायर बहुत सारी चीज़ों के खुद बन जाते हैं। कई बिजनेसेस ने अपने से पिछले सेगमेंट पूरे के पूरे पकड़ लिए, अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया। और वो जैसे इन्होंने कहा कि रेंटल की नीड थी, पैसा सरप्लस पड़ा हुआ था, अपनी ही जगह ले ली, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर ली और सोचा अगर मुझे बनी बनाई जगह कंस्ट्रक्ट हुई भी मिलती है मेरे हिसाब से तो उसका इतना रेंट होता, चलो अपनी जगह है तो बेसिकली अपनी जगह बना ली तो मेरा 5-6 साल के रेंटल में मेरा जनाब सारा कुछ कवर हो गया, प्लस ज़मीन है, ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो बिजनेसेस जो है वो अपने सप्लायर खुद बन गए, अपने आप को रॉ मटेरियल के सप्लायर खुद बन गए, अपने आप को एसेट्स के सप्लायर खुद बन गए। तो एक ख़ास टाइम पे ना एक बिज़नेस बैठ के सोचता है कि यार जब हमने इतना माल वहाँ से उठाना है तो वाई नॉट के वो वाला काम भी हम शुरू कर दें, ऊबर काम शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ माइंडसेट ऐसे पाए गए हैं जो इन्वेस्टर भी बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हैं जिनका कोई आपस में लिंक ही नहीं है। जैसे इन्वेस्टर है, उसने एक जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फेंका हुआ, वहाँ पे शेयर होल्डर है, बिल्कुल दूसरी तरफ वो किसी प्रॉपर्टी के काम में है। तो ऐसे बिल्कुल इस तरह की भी इन्वेस्टर भी सेफ होके चल रहा है। इन्वेस्टर भी क्या करता है, मुख्तलिफ जो है ना सेट ऑफ स्किल्ड फुल पर्सन के पास आता है, उनको पैसा देता है। तो पहला वाला पैसा मुश्किल होता है, लेकिन जब पहला पैसा आ जाए ना तो उसका अगला पैसा आसान होता है। फिर क्या होता है, ये इन्वेस्टर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो अपनी फील्ड के अच्छे सियाने लोग हैं। अगर एक ईमानदार बंदा मिल जाए तो वो अपना पैसा वहाँ लगा देता है और उससे उसका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन ईमानदार बंदे आसानी से नहीं मिलते, तो फिर वो अपनी टीम डेवलप करता है। नज़र भी बड़ी तेज होती है सर, वो उठा लेते हैं अपनी वो उठा ले, वो इन्वेस्टर जो है ना और जो सेठ है उसे पता लग जाता है कि मैंने कब कहाँ क्या करना है। देन कम्स इंडस्ट्री जो फाइनलिस्ट की इंडस्ट्री है। बंदे घेरना आसान होता है। फाइनलिस्ट हमारा जो असल सर्वाइवल है ना फाइनलिस्ट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो अकाउंटिंग में नहीं है, वो सेठ का राइट हैंड बनने में। उसको ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए होता है, मजदूर बंदा चाहिए होता है, हथौड़ा बंदा चाहिए होता है और जो बिंदास होके खेल जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है बताओ क्या करना है, कहते यार मेरे पास ना कुछ 17 अरब पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या करूं, सोचता हूँ हाउसिंग सोसाइटी शुरू करूं, पता नहीं उसके क्या। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बात करते हैं, मैं शुरू करा दूंगा, मैं किस लिए हूँ। आप सुकून से बैठें, चिल करें, एक आध और एसी लगाएं, कोशिश करें घर से मत आया करें, रिलैक्स करें। एक आध मेरा अपना घर भी बीच में मैं लगा लूँगा ना। हाँ यार अपने हाथ के नीचे पूरी सोसाइटी है, क्या बात कर दी तुमने, कहता बस अब आप चिंता मत करें, साइड पे हो जाएं। अब वो जाएगा, जो अप्रूवल्स लेनी है, जो करना है, जो पैसे देने हैं, जो लेने हैं, जो सारा कुछ कर के और जो है वो सेठ को पता होगा मैंने पैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में दे दिए हैं, ये मुझे कुछ ना कुछ निकाल के दे देगा। तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की वर्थ नहीं है।
उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की वर्थ है जिसको काम करना आता है, जो नो नहीं कहता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहें यार वो प्रॉपर्टी में घुसना है, पता नहीं क्या होगा, वो कहेंगे हाँ सर अजीब सा ही है, पता नहीं क्या होता है, वो कहेंगे यार पोस आदमी है। और फलाना गुप्ता साहब का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार वो बड़ा कमाल है, वो कहते हैं वो बतखें पालना शुरू कर देता है, वो कहते हैं तो वो जनाब सीमेंट की फैक्ट्री लगवा देता है। तो वो अगेन मतलब सेठ के पास पैसा है, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो और जो तेज़ हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, जो नौकरी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक खास जगह पे रुके हुए हैं, और जो सेठ का राइट हैंड वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उसको मतें दे रहा है, वो सारा कुछ है, वो खुद अपना भी कुछ 3 छोटे बिजनेस भी खोल के बैठा होता है और सेठ का राइट हैंड भी बना हुआ होता है। महीने के 25-30 लाख रुपए सेठ से पकड़ना शुरू कर देता है, कुछ अपने बिजनेस से कमाना शुरू कर देता है, और कुछ अर्से बाद जो है वो सेठ को गोली वो मतलब उस सेठ की जगह ले लेता है या उस तरह का मतलब खुद कोई सेटअप कर लेता है। इवन यहाँ तक होता है कि सेठ मर जाता है, उसके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट हुए होते हैं, और फिर वो जिस तरह से एक्सप्लॉइट करता है उन्हें, अल्लाह माफिज है। तो कोड ऑफ एथिक्स इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स में आपको सिखाए जाते हैं, सिवाय एसपीएम के, बल्कि एसपीएम में भी है, सिवाय उसके एक पेपर में नहीं है, बीएफडी। सिर्फ बीएफडी में हमें कोड ऑफ एथिक्स नहीं सिखाया जाता, सी फैप सारा एमएसए मतलब 8 पेपरों में से एक बीएफडी को छोड़ के सब में एथिक्स सिखाए जाते हैं। तो अगेन मतलब जो स्किलफुल पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आगे आता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन पाकिस्तान में जो हो रही है ये बहुत बड़ी हद तक मरहून मिन्नत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अक्सर जो सेठ है उसके पीछे कोई ना कोई 1 या 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, वरना तो लोग क्यों कैसे क्या होगा सोचते ही रह जाते हैं। जो कहता है अच्छा ठीक है करते हैं, वही एक्टिविस्ट वाली बात, पानी में उतरते हैं गहराई खुद ही से नापते रहते हैं, हल्के फुल्के नुकसान होते हैं, सेठ बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है। वो कहते हैं यार कोई हाथ तो पकड़ाए। वो गरीब 2 साल से ना डेली शादी हॉलों को देख देख के सोचता रहता है कि यार ये बड़ा अच्छा काम है, करना चाहिए। और जब किसी के साथ बैठ के बात करें वो कहें जी कभी कोरोना आ जाता है, कभी क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो कहे अच्छा मेरी फैमिली की शादी फ्री होंगी वहाँ, बस ठीक है मसला ही खत्म। या वो कहता है अच्छा शादी हॉल सर आप ईजी हो। सेठ को जब एक बंदा कहता है ना ईजी हो जाओ, तो वो कहता है यार इसको तो मतलब 3-4 करोड़ की गड़बड़ भी कर देना खैर है, इस पे वारे, वो पैसे लुटा देता है। ऐसे सेठ होते हैं, लेकिन जेन्युइनली ऐसे सेठ होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी सेठ ऐसे हैं, ऐसे ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी उस नज़र से नहीं देखा। मैं आपको बताऊँ, कॉलेजेस में लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, अच्छे मेहनती टीचर्स होते हैं, वो आके वो फ्रंट ऑफिस वालों से या सिक्योरिटी गार्ड या उससे कहते हैं कि जी वो ना मैं चाह रहा हूँ इनसे मिलना, मैं अपनी सीवी देना चाहता हूँ। वो जनाब ऐसे सीवी रख के चला जाता है। सीवी कभी गार्ड से आगे तक पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, कभी फ्रंट ऑफिस में ही दब जाती है, कभी फॉर्मों के नीचे आ जाती है। पहुंच भी जाए तो वो उन 100 सीवीओं की एक बंडल के अंदर ऐड हो जाती है। एक बंदा आता है कॉन्फिडेंट से, कोट पैंट पहना हुआ होता है, वो आके कहता है यार वो प्रिंसिपल साहब से मैंने मिलना है। वो कहता है आपने अपॉइंटमेंट ली? यार अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं चाह रहा हूँ मैं उनसे डिस्कस करूँ, वो इस वक्त अवेलेबल होंगे? जी वो अभी 1 घंटे बाद अवेलेबल होंगे। ठीक है यार मैं बैठा हुआ हूँ, अगर चाय वगैरह अगर एक भेज दें तो मैं बैठ के थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। वहीं बैठ जाएगा, सुकून से बैठ के चाय पी रहा होगा, लोग कहेंगे यार बड़ा तगड़ा आदमी है कुछ। उसके बाद जनाब वो प्रिंसिपल साहब से जाके मिलेगा, वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे होंगे उसे, तो वो कहेगा मैं यहाँ से गुजरा था, मैं सोचा मैं आपके इदारे में कोई वैल्यू एडिशन करूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे ना फ़लाना सब्जेक्ट में टीचर नहीं है और मार्केट में अच्छा खासा पोटेंशियल है, सारा कुछ है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये इस तरह से मेरा प्लान है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से एक कमरा होगा, ऊपर आपके को 50-60 की कैपेसिटी का रूम होगा, उधर से शुरू कर लेंगे, इस तरह से करेंगे, क्लास में इस तरह से कर लेंगे, ये मार्केट है। मतलब इस वक्त वो ये नहीं कह रहा है मुझे रख लो, वो तो आगे बच्चे क्लास में बैठा के पढ़ाना शुरू हो गए। तो उस वक्त ना प्रिंसिपल भी कहता है कि भाई मतलब क्या हो रहा है ये। और जब एक बंदा इतने कॉन्फिडेंस से आके उस कॉलेज जो ऑलरेडी किराए पे है, सारा कुछ है, उसके कमरे में सिर्फ दिन के 1 घंटे को इस्तेमाल करते हुए उसको 3-4 लाख रुपए कमाना शुरू करवा रहा है बातों बातों में, तो कहते हैं ठीक है यार आ जाओ करो, खुद भी कमाओ मुझे भी कमा के दो। तो आजकल गेम इस तरह के लोगों की है। गेम ये नहीं है कि आप ठंडे होकर बैठे रहें कि कभी ना कभी मेरा बॉस समझ जाएगा मैं बहुत अच्छा वर्कर था। कभी भी नहीं समझता, बॉदर ही नहीं करता, सोचता ही नहीं, उसे पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। आपके ऊपर का मैनेजर ही आपकी परफॉर्मेंस को खा जाता है। वही 15 अच्छी सी वैरायटियाँ करा के ऊपर के लोगों की नज़र में मौतबर हो जाता है। ऑल यू नीड इज़ तेज़ी, एक्टिव होना है। एक तो नो नहीं कहना, लाइफ में से नो निकाल देना, ठीक है। हर काम हर बंदा कर सकता है,
और दूसरा कम्युनिकेशंस अच्छी रखनी है, एक्सप्रेसिव रहना है, इंट्रोवर्ट नहीं होना, असर्टिव होना है। तो जैसे आपने कहा ना ऐसे सेट कहाँ मिलते हैं, ऐसे सेट उनको मिलते हैं जो असर्टिव होते हैं। जो सोचता है ना ऐसे सेट ही नहीं मिलने, उसको कभी भी नहीं मिलेंगे सेट, क्योंकि उसने कभी सेट को उस नज़रिए से देखा ही नहीं होगा। वो एक कॉलेज को देख के सोचता होगा हाँ भाई मैं किसी दिन शायद नौकरी करने के लिए यहाँ अप्लाई करूँ, और एक बंदा कॉलेज को गुजरते हुए सोचे यार इन्होंने यहाँ सेटअप शुरू किया बड़ा अच्छा है, मैं जाके ना यहाँ एक कमरा इनसे पार्टनरशिप पे लेता हूँ। बात ही डिफरेंट हो जाती है, मतलब स्कोप ही चेंज हो जाता है कि वो एक एंगल ही बदल जाता है सारा का सारा। बंदे दोनों सेम कैलिबर के होते हैं, एक जो फ्रंट ऑफिसर को सीवी दे के चला गया और एक वो जो बैठ के मुफ्त की चाय भी पी के गया और आगे से एक मंसूबा भी देखे गया है, लेकिन चूंकि उसे बोलना आता है, उसे प्रेजेंट करना आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट विन भी कर लेगा, वो काम भी कर लेगा, हो सकता है नुकसान भी हो, लेकिन सम हो वो गेम में एंटर हो जाएगा। तो ऐसे सेट हैं, बस सिर्फ उन सेट को उस तरह का बंदा नज़र नहीं आता, इसलिए कि वो नज़र में आता ही नहीं। बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ लोग मैंने हमेशा देखा है, ईमानदार लोग और शरीफ लोग बाय डिफ़ॉल्ट इंट्रोवर्ट होते हैं और फ़ायदा उठा जाते हैं कुछ घटिया इंसान, फ़ायदा उठा जाते हैं कुछ लोग जो तेज़ तरार होते हैं, जिनको बोलना आता है, जो बेमान होते हैं, चालबाज होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं, और शराफत कहीं खामोशी से रोती रहती है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास के बहाने जो है वो जो भी ये बात सुने अच्छा प्रेजेंट करें, हमेशा अपने आप को अच्छा बेचें, अपना मकाम अपनी नज़र में खुद बढ़ाएं। दुनिया उस बंदे को इज़्ज़त देती है जो अपने आप को इज़्ज़त देता है। जाके खुद ही से कहेगा पता नहीं फ्रंट ऑफिस वाले भी मेरी सीवी लेंगे नहीं लेंगे, वो फ्रंट ऑफिस नहीं, उसे इनकार कर देना, जी आप साहब कौन, अच्छा ठीक है रख दे, मैं बाद में देख लूँगा पहुँचानी या नहीं पहुँचानी। जिसने अपने आप को खुद वैल्यू नहीं दी ना, उसको अगले बंदे ने भी वैल्यू नहीं देनी। तो कॉन्फिडेंट होना और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पे अपने आप को एक्सप्रेसली सामने लेके आना और साबित करना अगले बंदे को कि यू आर वर्थ इट, आप कुछ कर सकते हैं, गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, इंतहाई डिफरेंट। मैं पिछले इदारे में भी मेरे 2 रोल थे, एक मैं एम्प्लॉई था कैफ लेवल पे, और एक फाइनल में मैंने कहा था हाँ भाई मेरे पास टीम है, मैं आपको एक पूरा सेटअप बना के दे दूंगा। तो फाइनल बेचारा बड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट था, थोड़े से पैसे कमा के देता था, और कैफ में मैं एक सेशन में 1.5 से 2 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करवा देता था इदारे को। बट इदारे ने कैफ में मुझे कभी भी एक इज्जत की नज़र से नहीं देखा। हाँ ठीक है, हमारे टीचर्स में से एक टीचर, लेकिन वो सीए फाइनल जिसमें मैं उनके पैरेलल आके खड़ा हुआ कि हाँ जी पार्टनरशिप, अच्छा जी मेरे टीचर्स होंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो हमेशा इदारे ने जो है ना वो हर मीटिंग, कोई भी अहम मेल हुई है वो मुझे फॉरवर्ड होती थी। किसी भी मीटिंग में कोई भी डिस्कशन हो रही है, हाँ भाई कैफ की डिस्कशन हो गया, हाँ भाई आब्दी साहब फाइनल में हम अब क्या स्ट्रेटजीज है, हम फाइनल को कैसे इंप्रूव करें, क्या करें। तो वो पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब अगर मेरे से को पूछो तो मैं कहता हूँ हाँ किसी दिन ओनर को नज़र आएगा मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, मैं सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा हूँ, उसको वो नज़र नहीं आना, क्योंकि उधर हूँ मैं इंट्रोवर्ट, गया खामोशी से पढ़ाया और चला गया। और जहाँ मैं एक्सट्रोवर्ट, जहाँ मैंने कहा भाई मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पर काम करना है, सारा कुछ है, वो प्रोजेक्ट कुछ नहीं बेनिफिट देता, बट वो आपकी एलिवेशन कर देता है, आप नज़रों में ज़रा थोड़े से प्रीमियम हो जाते हैं। तो सम टाइम इस तरह के रोल जो एंटरप्रेन्योरल रोल हैं वो निकालने पड़ते हैं, इंट्रोवर्ट लोगों को अपने अंदर से निकालने पड़ते हैं। मेरे कुलीग है और माशाल्लाह से हम दोनों इंट्रोवर्ट ही। एक आज़ाद पंछी आया, एक्सट्रोवर्ट था, हम 4 साल से बैठे हैं, वो सिर्फ 7 मंथ्स में जो है ना 7 महीने से जॉब की और वो निकल गया, ठीक, लेकिन उसका नाम अभी तक जिंदा है। लेकिन हमारी इंट्रोवर्टनेस की वजह से हमें कोई नहीं याद रखता। ऐसे ही है। और ये प्रॉब्लम है, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमारा जो फर्म का सिस्टम है, वो हमें दबा देता है, और वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनने देता। उसका खुद का कहना था कि यार मैं तो मास्टर हूँ, आप लोग तो सीए इंटर, तो आर्टिकल तो सारी चीज़ें, तो यार आप किधर अपने आप को वैल्यू करके बैठे हैं। इसी वजह से फिर रोते हैं हमारे लोग कि वो जी लम्स के एमबीए को क्यों हम सुपर वो कर दी, वो तो बड़ी कम मेहनत करके आ रहा है, वो कम मेहनत करके आ रहा है, उसे बेचना आता है अपने आप को। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन का कोर्स जैसे ये ICAP ने ऐड किया है, बड़े अरसे बाद इसको दोबारा से ऐड किया है, और ये बड़ा अच्छा है कि कम से कम एक वो हो, लेकिन अंदर के इंसान को खुद इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूव होगा तो कहानी आगे चलेगी, नहीं तो बैठ के सिर्फ जो है ना, मैं फिर कहता हूँ फिर रोना नहीं चाहिए।
आपके साथ बुरी हो रही है, फिर रोए मत कि मेरे से ऊपर वाला मेरे साथ क्यों बुरी कर रहा है, क्योंकि आपने उसे लाइसेंस दिया कि मेरे साथ बुरा करो, क्योंकि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो कभी एहतजाज नहीं करूँगा, तो ठीक है जी, मैं तो बस बैठ के रोता रहूँगा। तो वो लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है। लेकिन कभी-कभी आप इंट्रोवर्ट नहीं होते, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, अगली वाली जनरेशन को मिल जाता है। वो बेनिफिट आपके पास नहीं जाता, लेकिन वो आप छोड़ जाते हैं, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है सिस्टम। हाँ, अब अगेन मतलब आप एक्सट्रोवर्ट होने से ना, एक बात है, कभी इससे नहीं डरना चाहिए कि मैं अगर किसी इदारे को कुछ डेवलप करके दे दूँ तो इदारा कामयाब हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। जब आप किसी को डेवलप करते हैं ना, तो अल्टीमेटली आप भी उसी लेवल पर डेवलप हो रहे होते हैं। आपके अंदर एक नई स्किल आ रही होती है। पता है, किसी के इदारे में अपने आप को डेवलप करने या इदारे को डेवलप करना, आप किसी के पैसों पर अपना तजर्बा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ये मत सोचें कि मैं एक इदारा डेवलप किया, इदारा मुझे निकाल देगा, वो चल पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊँगा। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई है, जो हम पीछे चैप्टर पूरा पढ़ते रहे हैं कैपेबिलिटी के ऊपर। वंस कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, आप कुछ भी चला सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अगले सेट को बता सकते हैं, नहीं मैंने वो इदारा यहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचाया है। आप पे भरोसा हो जाता है, अल्टीमेटली कैपिटलाइज हो जाता है। तो खैर हम हाँ, ये ज़रूरी डिस्कशन है। असल में ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि SPM की क्लास जो है ना, वो एक बहाना है, और इसका मिनिमम आउटपुट ये है कि पेपर पास होना चाहिए। लेकिन इससे ऊपर के आउटपुट ये है कि जो सामने के लोग हैं और जो अनदेखे लोग हैं, जो वीडियो पे देख रहे हैं, कम से कम उनके अंदर से थोड़ा सा एक जो है ना, बाहर हमारे विजन पे लिखा हुआ है कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। एक एक लफ्ज़ बड़े दिल से लिखा है। किसी वक्त ज़रा जाके देखिएगा कि वो विजन में मिशन स्टेटमेंट की जगह नहीं थी, हमारे पास बोर्ड छोटा था, वरना मिशन स्टेटमेंट भी कोई अच्छी खासी हमारी मज़ेदार सी बनी हुई थी। चैप्टर 1 में आएंगे तो देखेंगे कि विजन और मिशन स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जी मैंने कहा उसी को साथ स्लाइड ऐड कर लेंगे। हाँ, वो यस, विजन मिशन में ना अपनी वो मिशन और विजन जो है ना, उसको वो करेंगे। ठीक हो गया। अब डाइवर्सिफिकेशन के अंदर बेसिकली आप इंटीग्रेशंस भी कर रहे होते हैं। कई दफ़ा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस चल रही होती हैं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप सेम लेवल पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप दूसरे बिजनेसेस के साथ जोड़ रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, कुछ ब्रांचेस को जोड़ रहे हैं। और अगेन वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड आ रहे हैं। याद है पोर्टर 5 फोर्सेस में हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ देखा था। तो अगेन वर्टिकल इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आप अपने से एक स्टेप आगे चले गए, आप अपने कस्टमर खुद बन गए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप अपने सप्लायर खुद बन गए। हमने एग्जांपल ली थी कि एक गाड़ियों के पुर्जे इंपोर्ट करने वाला अगर आगे बढ़ के गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दे तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। गाड़ियाँ बनाने वाला अगर आगे बढ़ के शोरूम अपने ही डाल ले तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। शोरूम वाले अगर गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। गाड़ियाँ बनाने वाले अगर गाड़ियों के पुर्जे इंपोर्ट करना शुरू कर दें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये फिर दो तरह से इंटीग्रेशन होती है जिससे आप अपनी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हद तक अचीव कर लेते हैं। डन। तो आज हम कहानी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन के फ़ायदे नुकसानात, अगेन ये वही जो रिलेटेड और अनरिलेटेड के फ़ायदे नुकसानात हैं, उस तरह की बात है। तो आप किताब कहाँ तक पढ़ के आएंगे? हमने खुदा न खास्ता को 25 सफ़े तो नहीं पढ़ डाले, 3.5 नंबर 54 से लेके 56। ठीक है जी, 3.5 दिखाएंगे अगले पेज पे हम कहाँ तक पहुँचे। ये यहाँ सर इसे पढ़ना गैप एनालिसिस देन में नहीं रहती जी, याद करने से रहेगी। अगर तो ये नीड है कि हम जब तक याद ना करें, जहन में नहीं बैठती तो याद कर लें, तो याद ही करो बस ठीक है। फिर आपने ये लॉजिक जैसी फजूल चीज़ को उठा के साइड पे फेंक देना है। स्ट्रीमिंग से नहीं बात करनी, क्लास को समझना है, बाद में अपने तौर पे याद कर लेना है। ठीक है, अगर एक आदत डेवलप हुई हुई है, अगर एक स्ट्रेंथ बनी हुई होती है कि जी मेरी तो आदत है मैं याद कर लूँ तो चीज़ें सही रहती हैं, इतना डाटा ही नहीं है, फाइनल का पेपर हो और इतने से पेजेस में हो तो ये मुनासिब है। ठीक है, इसमें इस किताब में पास पेपर के सफ़े ज़्यादा हैं और जो टेक्स्ट जो नोट्स वाले सफ़े हैं solutions नहीं है मैंने जी, सोल्यूशन एंड पे। क्या होगा ये? किताब में जो शुरू वाला इंडेक्स है ना, वो काफ़ी हद तक गाइड कर देता होता है कि किताब में क्या चीज़ किस जगह पे है। पीछे सारे सॉल्यूशंस हैं दोस्त, किताब एम ही इतनी मोटी नहीं हुई है, नहीं सॉल्यूशंस है। के साथ बैठा तो बात हो रही थी सीए पे, मैंने ना उसको केस स्टडी एक पढ़ाई। अरे मैंने टेक्स्ट बताया, मैं कहती ये इसके 6-8 पॉइंट है, अब केस स्टडी देखो। केस स्टडी पढ़ी, मैं कहा अब सॉल्यूशन जाके देखो, तो कहती ये डायरेक्शन ही ऐसे ही है। ऊपर से SPM के पास पेपर देख के तो और अजीब से लगते हैं, पढ़ा तो कुछ और था, यहाँ क्या बातें शुरू हो गई।
अभी हमने वो वाली प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन वो वाले भाई जो बीच में सवाल की फरमाइश वाले थे, नहीं वो ये वाले भाई सवाल की फरमाइश आपकी थी, ठीक है सही है। वो ग्रुप में भी एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कि हम सॉल्यूशन करते हैं तो 30% ही मैच करता है, बाकी तो फिर उसामा साहब ने उन्हें गाइड किया था कि ये भी जरूरी नहीं है कि आप मतलब सॉल्यूशन से, क्योंकि ये सजेस्टिव आंसर्स होते हैं। ऐसे ही है, असल में वो एक अप्रोच पे डिस्कशन हुई होती है, पॉइंट पे होना ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये वो नहीं है 100% एब्सोल्यूट सॉल्यूशंस नहीं है, ये सजेस्टेड सॉल्यूशन है। ये मज़े की बात है, चेकर के पास भी ये सॉल्यूशन नहीं होता है, अपने सॉल्यूशन से आईकैप नहीं शेयर करता। आईकैप का एक अलग सॉल्यूशन सेट होता है जो वो अपने सिर्फ चेकर्स के लिए बनाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, बात ये है कि आईकैप में एक है पेपर सेट करने वाला उसकी मार्किंग स्कीम भी सेट करता है, और पेपर चेक करने वाला उस पर एग्जामिनर कमेंट देता है, और जो सॉल्यूशन है वो आईकैप को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेल करके उनसे रब्ता करके उनको थोड़े से पैसे देके उनसे सॉल्यूशन बनवाता है। तो वो सॉल्यूशन कमेटी बनवाती है, दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। आईकैप का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, वो 2 डॉक्यूमेंट है पेपर आने के बाद, मार्किंग स्कीम जो पेपर सेटर ने बनाई और एग्जामिनर कमेंट जो चेकर ने दिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो देखने चाहिए। ये पैसे देके सॉल्यूशन बनाने की क्या जरूरत है, चैट जीपीटी से कराइए सर। हाँ, तो असल में वो सॉल्यूशन अपने लिए नहीं लेते, वो सॉल्यूशन लेते हैं कि बच्चे शोर में चाहते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, सर वो सही वाला दे देना सर, फिर वो सही वाला दे दें। अगर वो सही वाला दे दें और बच्चे कह दें या टीचर कह दें कि ये गलत था, फिर तो पूरा सिस्टम आउट हो गया ना। क्योंकि टीचर भी बहुत ज़्यादा क्यूरी रेज करते हैं ये सवाल। वो कहेगा जी ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ये आपने चेकिंग गलत कर दी, तो फिर उनके मेन सिस्टम पे अटैक हो जाएगा, मतलब तो इसलिए वो अपना वाला नहीं शेयर करते। इसलिए भी बात ये होती है कि आप समटाइम ये होता है कि किसी का भी सॉल्यूशन किसी से मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन अगेन आपके पॉइंट के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर वो होता है। और ये बात तो मैं बड़े तसल्ली से बता सकता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ सेपरेट सॉल्यूशन जिस पे चेकिंग होती है हमेशा। इसलिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो आखिरी 20 दिन पढ़ा था और पास कर लिया। मतलब वो पिक कर जाते हैं ना चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हो रही होती है। ऐसे अभी इस सब्जेक्ट को लेके तो मैं पहले भी ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि यार चलो क्रैमिंग करूँ या समझ के करूँ, जो भी करूँ, पेपर अनसीन है। हाँ, पेपर तो हमेशा बहुत ही एक नई वैरायटी होगा था। अप्रोच को आइडेंटिफाई करना है और जितने एंगल से सोच सका मैंने सोच के उसके बारे में लिखा। ऐसे ही असल में ये भी पहला स्टेप है, अगला स्टेप है इसकी राइटिंग भी। यानी अभी हम अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन वाली साइड पे हैं, फिर इसमें पास पेपर्स की कुछ सेशंस करने से ही अंदाज़ा होगा कि पास पेपर्स को कैसे देखना है, लेकिन जो असल वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस डेवलप कर लें। ये थ्योरी के पेपर ना ज़्यादातर मार इसलिए खा जाते हैं कि लोग बस पास पेपर का सवाल देखा, सॉल्यूशन देखा और पक्के हो गए। जब लिखने की आदत बनती है ना तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आईकैप में पता है पास होने के लिए बहुत अच्छा लिखा ही नहीं चाहिए, बस लिखा ही चाहिए, लोग लिखते ही नहीं। आईकैप में ना चैलेंज उनका ये नहीं होता कि बच्चों को फेल कैसे करना है, उनका चैलेंज ये होता है बच्चों को पास कैसे करना है। पिछले पेपर में 100 बंदे नहीं टप रहे थे इनसे कॉर्पोरेट लॉ में पास करने के लिए। लोग लिखते हैं, वो कहते हैं 40% पेपर ब्लैंक होता है अक्सर लोगों का, कहते हैं 60 नंबर का उसने किया, हम अब उसमें से 50 कैसे पहुंचाएं उसको, क्या करें। वो जो 60 का किया उसने कोई तूफान नहीं मचाया होता। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों की तरफ से ना थ्योरी में रिटन का बहुत प्रॉब्लम है। भाई वो फर्म वाले जो क्लास में बड़ी मुश्किल से आते हैं वो लिखाई की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है। 1.5 साल से लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हैं, मैं खुश हूँ कि ये अब लैपटॉप वाला मामला आ रहा है, कंप्यूटर पे टाइपिंग वाला। आपको लगता है कि नुकसानदेह है, मैं ये मानता हूँ कि ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जब 1.5 साल बाद लिखने बैठते हैं ना तो आधे घंटे बाद हाथ दुख रहे होते हैं, ख़त्म हो जाती है स्किल। और आज से 3 साल बाद 6 साल बाद वाले सीनियर को देखें, वो पूरे 6 महीने में बॉल पॉइंट से कुछ नहीं लिखता सिवाय चंद जगह साइन करने के या चंद वो टिक मारने के जो उसने एसेट्स देखे या नहीं देखे। इसके अलावा कोई राइटिंग ही नहीं है, सब टाइपिंग है। सर वैसे टाइपिंग तो अब खत्म हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन का मोड आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्या वॉइस रिकग्निशन से लिखवा रहे होते हैं? हाँ, अब बहुत आगे चले गए, इतनी लुट अभी नहीं मची। हाँ, लेकिन तो हो सकता है आईकैप वो वॉइस रिकग्निशन भी दे दे अगर दुनिया उस तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी, तो कम से कम इतनी स्किल ना ख़त्म करें, कुछ ना कुछ टाइपिंग पे रहें, उसके बाद अगले लेवल पे जाएं। आप ज़माने से आगे जा रहे हैं, ज़माने से तेज़ चलना अच्छा है, लेकिन ज़माने को पिछले स्टेशन पे छोड़ के अगले स्टेशन पे पहुंच जाना वो मुनासिब नहीं है।
क्या चीज़? नहीं, वॉइस रिकग्निशन तो कब से आ रहा है, मैंने 2006 में यूज़ किया हुआ है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन मार्केट एक्सेप्टेंस भी तो है कि एक चीज़ की मार्केट एक्सेप्टेंस भी, मैं तो 2003 में C+ पे भी काम किया था, लेकिन अब नहीं चलती। यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन अप्लाई कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप नकल हो जाएगी, साथ बैठे हुए हैं, एक बंदा वॉइस पे बोल रहा है, साथ वाला सुन रहा है। फैसिलिटीज देंगे देखने किसको? वाला सीन तो नहीं था ना सर, ऑनलाइन पे आप कहीं से भी दे सकते नहीं, असल में आप अभी थोड़ा सा ऑनलाइन को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। 2 तरह के ऑनलाइन एग्जाम है, एक ऑनलाइन एग्जाम है कि घर में माहौल बना के ऑनलाइन दे दें, और एक ICAP जो प्लान कर रहा है वो लोगों को कैंपस में अपनी फिजिकल प्रेमिसेस में बुला के ऑनलाइन दिलवाएगा। जैसे बच्चे टीचर से नहीं ऑनलाइन क्लास लेते कि हम घर बैठेंगे, टीचर कॉलेज आके अदाकारी करके और हमें रिकॉर्ड करके दे दे ताकि हम घर बैठ के ऑनलाइन क्लास ले लें। इतना सेशन कंडक्ट करवा लेंगे वहाँ पे ये लोग, और हाँ। स्पीड और ये वो सारा कुछ। PRC के सारे उस पर हो रहे हैं। PRC की पॉपुलेशन CA फाइनल से कोई 15 गुना है। उनका जो MCQs है ना, फाइनल में अपीयर ही कितने से लोग हो रहे हैं, अगर ये जब शिफ्ट होते हैं तो फिर कॉलेज भी प्रैक्टिस करवाएगा। जाहिर है। यानी हम अगली दफ़ा का अपना पोर्टल डेवलप ही वो करेंगे जो टाइपिंग वाली प्रैक्टिस होगी। हमें तो अभी से MSA की फरमाइश आना शुरू हो गई हैं। हमने कहा नहीं भाई, हम अभी नहीं, हम MSA के लिए अपने आप को नहीं बदलने लगे। अभी जो MSA दे रहे हैं उनका क्या सर? जो MSA दे रहे हैं अभी उनका क्या, कोई ना कोई उनकी प्रैक्टिस करा रहा है। उनका पहले लोग कभी भी मायूस नहीं होते। मतलब वही बात है कि हर जगह ना ज़िद नहीं करनी होती, हर जगह ऐसा नहीं होता कि नहीं बस मैं सबके लिए आवाज़ उठाऊंगा और मैं रुल जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। तो सम टाइम मतलब आपको मतलब स्ट्रेटेजीज़ में से ना एक स्ट्रेटेजी होती है विड्रॉल, बड़ी कमाल स्ट्रेटेजी होती है कि कभी कभी आपको एक स्टेप पीछे भी हो जाना चाहिए, खामखा हर जगह टांग नहीं फंसानी चाहिए। ठीक है, लोग कर रहे हैं, हम मान लेंगे जी MSA में टेस्ट सेशन में हम नहीं है, हम MSA का टेस्ट सेशन अनाउंस ही नहीं कर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा आसान काम है रादर देन के सारी अपनी स्ट्रेटेजीज़ को चेंज कर दें और 4 बच्चे आए हुए हैं और उनके लिए हमने जनाब पूरी वेबसाइट बदली हुई और सारा कुछ है, तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सम टाइम शर्मिंदगी अच्छा है, सेइंग नो। एक वो कोटेशन है कि द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इज़ टू हैव सेड येस व्हेन आई शुड हैव सेड नो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि जहाँ मना करना चाहिए था वहाँ हाँ कह दिया, उसके बाद आप अपना बस उस हाँ को ही जस्टिफाई करते रह जाते हैं। इससे पहले कि अगली क्लास के बच्चे जो है ना हमें तंग करें, वो जो तूफ़ानी